अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो स्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आज के मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखी गई। स्टार्टिंग ऑफ द डे हमने देखा एक पॉजिटिव जेस्चर देखा गया और उसके बाद मार्केट का क्लोजर काफ़ी हद तक फ्लैटिश रहा। स्टार्ट में काफ़ी हद तक बाइंग देखी गई। ओवरऑल एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो कॉशियस भी हैं। अगर आज बाइंग की गई तो फाइनली सेलिंग भी की गई, जिसका इम्पैक्ट हमने एक फ्लैटिश नोट पे एंड होते हुए देखा। एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। 47,700 अबव मार्केट का क्लोजर रहा। इट मींस के 30 एंड देयर अबाउट मार्केट में पॉइंट्स का गेन देखा गया। ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है और मार्केट के अंदर जो पोजीशंस नज़र आ रही हैं वो डेली बेसिस पे आगे बढ़ते हुई स्टेबिलिटी या फिर कंसोलिडेशन प्रोसेस की तरफ दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,758.32 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 47,980.12। लोअर वाज 47,709.38। हम देख रहे हैं एक छोटे से स्पैन में मार्केट ने ट्रेड किया है एंड फाइनली क्लोजर 47,789.88 का, यानी कि 31.56 का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया है। स्पेसिफिकली टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 532.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 89.83 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 15.15 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम रीडर्स में ऑल स्क्रीन ग्रीन टेरिटरी। टेलीकार्ड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.81 के इजाफे के साथ। 17.85 पे क्लोजर। 58.17 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हेस्कॉल काफी न्यूज के बाद आज काफी अरसे बाद वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं 0.31 के इजाफे के साथ। 8.63 पे क्लोजर। 49.79 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली WTL 0.01 का इजाफा देखा गया। 3.65 पे क्लोजर रहा। 45.69 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। जो स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें कुछ एक्सचेंजिंग हैंड्स भी दिखाई देते हैं। इट मींस कि यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करें वो स्क्रिप्ट्स जो काफ़ी अरसे तक न्यूज़ का हिस्सा रहे हैं उनमें देखभाल कर इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई मुसीबत ना हो। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हम टॉपिक ऑफ द डे में जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो है इंश्योरेंस सेक्टर। इसका कितना वेटेज है, पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, तो आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। ये कुदरती अम्र है कि इंसानी जान को नुकसान का खतरा हमेशा रहता है। इंश्योरेंस एक एतमाद का नाम है जिसमें पॉलिसी खरीदते वक्त कहा जाता है कि आप प्रीमियम की अदायगी करें और जब आपको तकलीफ होगी तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन कभी कभार जब मुश्किल आती है और पॉलिसी होल्डर पीछे मुड़कर देखता है तो इंश्योरेंस करने वाला खड़ा ही नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान में भी इंश्योरेंस के हवाले से मुकम्मल मालूमात में कमी देखी गई है। अगर कहा जाए कि इंश्योरेंस खानदान की तालीम, सेहत, मुआश, बादल मर खानदान के मालियाती मसाइल का जामिन है तो बेजाना होगा। शायद हम में से अक्सरियत अभी तक इंश्योरेंस की अफादियत और जरूरत से ताहाल आगाह नहीं। पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट होने की हैसियत से बिजनेस की अफजाइश में एतमाद के साथ अहम सुतून की हैसियत भी रखता है और मुल्क की मईशत में भी इसके दूर रस नताइज अरसा दराज से सामने आना शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ इंश्योरेंस का कारोबार गुजरते वक्त के साथ वसी होता जा रहा है और इदारा इंश्योरेंस मुहतसिब तनाज़ात की तस्वीरों के साथ कंपनियों और सार्फिन के दरमियान एतमाद की फजा पैदा करके इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तेज रफ्तार तरक्की के लिए बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। दुनिया भर में इंश्योरेंस लाजिम व मलजूम है और पाकिस्तान में ताहाल इस सेक्टर में नए आने वालों के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। रिपोर्ट आपने देखी। ओवरऑल देखा यह जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो काफ़ी एक एम्फेसिस दिया जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हम कहेंगे मटेरियलिस्टिक इंश्योरेंस भी होते हैं। तमाम चीज़ें तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब। आप फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस सेक्टर्स का कितना वेटेज है पाकिस्तान की इकोनॉमी में? इनका जो इंश्योरेंस दो किस्म की होती है, एक लाइफ जैसे कि आपने कहा, दूसरी जनरल इंश्योरेंस जिसके अंदर सारे गुड्स आते हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, कंटेनर्स वो उसको। और जहाँ तक रहा कितना कंट्रीब्यूशन है, तो पाकिस्तान में इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी कम GDP जो है उसमें 0.8% कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के उसमें इंश्योरेंस सेक्टर का। और पर एनम जो है जो प्रीमियम लेते हैं हर साल
वो एक एवरेज है 378 बिलियन का इनके मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनकी इनकम होती है, और उसके अगेंस्ट जो भी रिफंड करते हैं, रिटर्न देते हैं वो, तो उसमें काफ़ी गैप आया था, शिकायतें बहुत बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की जगह क्रिएट की, ताकि इंडिपेंडेंटली करें, क्योंकि फाइनेंस का बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट था प्रीमियम में। फिर इसमें दूसरी बात ये हुई कि यहाँ जो होता था, जब डिसीजन आ गया, एक ऑर्डर पास हो गया, उसमें आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में फिर नहीं जा सकते, सिर्फ अपील कर, सिर्फ आप रिव्यू के लिए जा सकते थे प्रेसिडेंट के पास। तो वो था, और इसमें फिर क्योंकि मुझे अब आए हुए 1.5 साल के करीब हो गया, तो मैं वो चेंज चाह रहा था ताकि पिछले और इसमें कोई फ़र्क नुमाया तौर पे नज़र आए। और ये फ़र्क हम कहेंगे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके आने के बाद अपील्स क्यों नहीं हारी? बहुत अरसे तक और काफ़ी सारी अपील्स आती थी, लेकिन आपके आने के बाद एक 0 अपील्स हो गई हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? जी, ये इसका बुनियादी वजह ये थी, वो जो मैंने अर्ज़ किया कि प्रोसिक्यूशन को ख़त्म करके परसुएशन पे जोर दिया। जितने मेरे एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट हैं, सीनियर एडवाइज़र, उनको ये कहा कि जी आप प्रोसिक्यूट ना करें, परसुएशन पे जोर दें, ताकि हमारे लॉ की स्पिरिट भी है कि एमिकेबल सेटलमेंट, मेडिएशन के थ्रू मामला तय किए। राइट। इसीलिए ओम्बड्समैन की पोस्टें आई हुई। तो उसमें यही इसको जब हमने अमल किया, तो इसका नतीजा ये निकला कि जब कंपनी और सारिफ जो उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं, आपस में किसी एक फिगर पे आके मामला पे रुक गए और एग्री कर लिया, तो अपील कौन जाए? कोई भी, ना कंपनी जा रही है ना वो जा रहे, वरना साल साल इनके केस लटके रहते थे कोर्ट के अंदर। अच्छा, लास्ट ईयर जैसे आपने फरमाया, ये सही है, हमारी एनुअल बुक में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, 0 अपील्स हैं मेरे। कोई अपील ना कंपनी गई है ना कोई आदमी गए हैं, जितने, और केसेस हमने कोई तकरीबन आप समझें 3100 से ज़्यादा केसेस किस टाइप के होते हैं? कैसा रुझान होता है लोगों का यहाँ पर? केसेस ये होते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर ने एक पॉलिसी ली, उसके बाद वो 5 साल, 10 साल, 7 साल, जितने पीरियड के लिए, अगर हर महीने पे हर साल वो प्रीमियम भी दे रहा है, सब कुछ है, जिस वक्त मैच्योरिटी होती है तो उसके अंदर जो कहते हैं जी आपका अमाउंट ये नहीं, फॉर एग्जांपल उसने 10 लाख की पॉलिसी ली है, और ये कहा गया था जिस वक्त वो पॉलिसी ले रहे थे कि जी हर साल आप ये देंगे, तो 10 साल के बाद ये ऑलमोस्ट दुगनी हो जाएगी, 20 लाख। वो नहीं होती, वो आती है 12 लाख या 13 लाख की, मिसाल दे रहा हूँ। तो वो उस पर डिस्प्यूट पैदा होता है कंपनी और पॉलिसी होल्डर के। लेकिन ये बहुत चंद लोग हैं इस किस्म का, अदरवाइज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं कोई भी नहीं करता, हर चीज़ वाजे करते हैं। और उसके लिए आपने देखा होगा जब ये साइन करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में, इतनी बारीक होती है कि कोई हर आदमी पढ़ नहीं सकता। क्यों होती है बारीक? वो मैंने चेंज किया ना, ये वो ला के इसको ये किया कि इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा करवाया कि वो पढ़ने में आए, आसानी से पढ़ सके। फिर उसके अंदर लीगल एडवाइज़र से मैंने कहा कि वो 10 इसके अंदर से जितने इनके शिक़े हैं वो अलग करें, ताकि आदमी को पता हो कि ये चीज़ मुझे करनी, ये नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, और वो उसके बाद उस पेपर पे साइन करता है। कि मैं उसको उर्दू में भी करवाया कि जिसमें चाहे आप उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश में साइन करें कि जी आपने टर्म्स एंड समझ में आ गया, समझ में आ जाए। बस ये बुनियादी मकसद ये था, ताकि ग्रास रूट लेवल तक मैं पहुँच सकूँ। और ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से इसको देखा जाए तो ही सही हो सकता है। सर, पॉलिसीज़ का जिक्र होता है तो मैं चाह रही हूँ कि पहले एक ऊपरी तौर पे, यानी कि एक प्रॉपर एक वेटेज के तौर पे हम डिस्कस कर लें। स्टॉक मार्केट में भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सर क्या वेटेज है उनका? और अगर हम असासों की बात करें इसके बारे में, तो सबसे ज़्यादा असासजात जो है वो दिखाई देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास। तो सर क्या होता है कि जब हम पॉलिसी लेने जा रहे होते हैं तो उस वक्त सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब पॉलिसीज़ उसे लेने का वक्त आता है, यानी कि पॉलिसीज़ जब उसका टाइम पूरा होता है या फिर कोई इशू होता है, जब पॉलिसीज़ आपको कैश करवानी होती है, तो उस वक्त कुछ और बात होती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करें। इसमें मैं अब बताऊँ कि सारा एक बुनियादी चीज़ इसमें, क्योंकि इंश्योरेंस पहले तो सिर्फ लाइफ और जनरल में थी, अब इसमें कुछ सेक्टर्स, हेल्थ जैसे आया, बहुत कामयाब रहा है, बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि कॉन्सेप्ट आया पूरी दुनिया में, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। मैं देखें 2 चीज़ें लेके चल रहा हूँ। एक तो मेरा ये था कि GDP के अंदर जो मेरा 0.08% कंट्रीब्यूशन है, उसको इन्हेंस करके कम से कम 1.5% तक लाऊं। राइट। तो वो जाहिर बात है जब वो बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, वो तमाम मैं चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला वो करवाए मुझसे
कि हमारे मुल्क के जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 1.5 बढ़ जाए। फिर इसका एक ये था कि कुछ मिस सेलिंग भी हुई हैं, और वो इसलिए कि एक चीज़ नई शुरू हुई 2015 के बाद ज़्यादा हुआ, बैंक का कहते हैं, ये बैंक एश्योरेंस कह लीजिए। वो ये था, ब्रांच मैनेजर को, आपको तफसील से समझाता हूँ, किसी भी ब्रांच मैनेजर को किसी बैंक में जाएं, उसको ये पता होता है मेरे 10 या 15 अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके अकाउंट पूरे साल सही रहते हैं और एक्स्ट्रा पैसे पड़े रहते हैं। तो वो हर अकाउंट होल्डर का वास्ता अपने ब्रांच मैनेजर से रहता है, फ़ोन पे बात रहता है, उसका कॉन्फिडेंस अकाउंट होल्डर का भी और ब्रांच मैनेजर का एक अच्छी इक्वेशन का। तो जब कभी आते हैं, फ़ोन करते हैं, तो वो ब्रांच मैनेजर के थ्रू इन्होंने जो बैंक का था, ये इसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, सही बात मैं आपको बताऊँ, लेकिन इसलिए कि लोगों की भलाई के लिए उसमें मिस सेलिंग हुई है, नुकसानदेह चीज़ थी। तो वो एक पता चला कि 10 लोगों के मेरे अकाउंट्स अच्छे हैं, तो उनको वो कन्विंस करते थे कि सिर्फ कीजिए, आप ले लीजिए, 3 साल के बाद आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, अकाउंट में पड़े हैं। तो हर आदमी सोचता है कि ये पड़े हैं। मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ, कई साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, मेरे अकाउंट में पड़े थे, मुझे कहा, मैंने कहा कि खातून थी भली, उन्होंने कहा कि ये ले लें, तो मैंने कहा कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। और ये कि अपने आप फिर आप प्रीमियम आप नहीं देंगे, इंश्योरेंस का वो पैसा आपका करे, वो गलत बयानी थी, मिस सेलिंग करके वो दिया उन्होंने। तो उसमें ये होता है कि ब्रांच मैनेजर का, तो आपने सबसे पहले यही चीज़ रोकी आकर। नहीं, लेकिन ये सब आवाम के लिए अल्लाह को जवाब दें। जी नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद ख़ान ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से उनके अहदे का हलफ लिया और हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में हुई। वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, मेंबरान असम्बली, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली, मुख्तलिफ महकमा जात के सरबराहान समेत आला सिविल हुकाम ने हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शिरकत की। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बैंक एश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर प्लीज़ गो अहेड। तो वो जिस वक्त वो उससे ये जो मिस सेलिंग की एक बुनियादी वजह थी, ब्रांच मैनेजर को टारगेट दिया जाता था कि आप इस क्वार्टर में, इस ईयर में इतने पॉलिसीज़ बेचनी, इतने मिलियन की, इतने अमाउंट की। तो वो उस टारगेट के पीछे लगता था, उन 10, 15, 20 अपने अकाउंट होल्डर्स को फोकस करके उनसे पैसे जमा करके ले लेते थे। राइट। और फिर उसके बाद वो बैंक साल के आखिर में एक बड़ा एनुअल फंक्शन करते थे। वो कभी दुबई में, कभी सिंगापुर में, साउथ अफ्रीका में, ये रेगुलर हो रहा था। और वो सारा बैंक से सारी इंश्योरेंस पॉलिसी स्पॉन्सर करती थी उनके। और वहाँ जाके उनको गोल्ड मेडल ब्रांच मैनेजर्स को, पाकिस्तान से फ़र्ज़ के तौर पर एक बैंक के 100 या 150 ब्रांच मैनेजर सबको ले गए। वो 2-3 दिन वो लोग रुके खुश कर दिया उन्हें। और उनको वो गोल्ड मेडल या जो भी उनको शील्ड या अवार्ड दिया, उसके बाद वापस आ गए। तो ये एक गलत चीज़ थी। उसके बाद ये था कि जैसे वो, तो सर किस टाइप की कंपनीज थी जो इन तमाम कामों में मुलव्वस थी? मतलब इसको कोई किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जो कुछ बड़ी हैंडफुल कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंशियल भी है, लेकिन उनका राइट है। वो तो कोशिश करेंगे कि किस सूरत से हमारी मैक्सिमम पॉलिसीज़ बिकें, लोग लें। तो उसमें और हमारा काम ये, क्योंकि इसको SECP जो है वो भी रेगुलेटरी बॉडी है इनकी, इंश्योरेंस कंपनीज को रोकना, या स्टेट बैंक, उसको करके प्लगिंग कर रहे हैं जितने होल्स हैं। मैं उसकी प्लगिंग का काम कर रहा हूँ, ताकि उनको SECP को लिखते हैं ये चीज़ है, इसको फिर वो नोटिफाई करते हैं, हमें भेजते हैं। फिर दूसरा ये है कि स्टेट बैंक को लिखते हैं कि मैंने उनसे कहा था KPI जो होती है इनकी ब्रांच मैनेजर्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कहते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर उन्होंने 5 नंबर या 6 नंबर दिए हुए हैं सारे साल के, ताकि जैसे ACR प्रमोशन आपकी उस वक्त होगी